जय श्री राम। मेरा नाम दत्तांशु गौतम है और आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर कथा के रहस्य को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि समझते हैं वो कथा क्या है। तो ये कथा हमें शिव पुराण में मेनली सुनने को मिलती है। हम जानते हैं कि दक्ष प्रजापति जो हैं, जो सती के पिता थे और वो महादेव के ससुर भी थे। तो उन्होंने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया था। और चंद्रमा ने ये उन्हें ये वचन दिया था कि वो सारी पत्नियों से समान भाव से प्रेम रखेंगे और कभी पक्षपात नहीं करेंगे। परंतु ऐसा हो नहीं पाता है। रियलिटी में चंद्रमा को अपनी 27 पत्नियों में से रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम रहता है और वो उनके पास सबसे ज़्यादा जाते हैं और बाकी 26 जो उनकी पत्नियाँ हैं, उनके पास उतना नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं। सो इस बात का जब पता चलता है बाकी दक्ष की पुत्रियों को, 26 पुत्रियों को, तो वो बड़ी दुखी और क्रोधित होती हैं और वो जाके दक्ष के पास अपनी व्यथा सुनाती हैं। तो अब जब दक्ष प्रजापति को इस बात से अवगत होते हैं, तो वो बड़े क्रोध में आते हैं और मैं ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष तुम्हें क्षय होने का श्राप देता हूँ। ये जब चंद्रमा को श्राप मिलता है दक्ष का, तो सारे देवता इंक्लूडिंग त्रिदेव बड़े चिंतित हो जाते हैं क्योंकि चंद्रमा के बिना सृष्टि पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो वो जाते हैं महादेव के पास और महादेव को बोलते हैं कि आपको यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो महादेव फिर चंद्रमा के पास आते हैं और चंद्रमा के जो श्राप है उसकी तीव्रता कम करते हैं। परंतु उसके साथ ये भी कहते हैं कि चंद्रमा ने वचन का पालन ना करके गलती की है और दक्ष प्रजापति ने संबंधों से प्रभावित हुए बिना न्याय किया है। तो श्राप से पूर्ण तरीके से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो वो जो श्राप की जो तीव्रता है उसको कम करके ये कहते हैं कि आप हमेशा के लिए तो क्षय नहीं होंगे। आप 15 दिन तक आप धीरे-धीरे उदय होंगे और एक दिन आप अपने पूर्ण स्वरूप में आएँगे। उसके बाद आप अगले 14 दिन तक अस्त होते रहेंगे, क्षय होते रहेंगे और एक दिन आप संपूर्ण रूप से गायब हो जाएँगे। तो अब ये कथा अगर हम सिर्फ़ कथा की तरह सुने तो ठीक है। एक भक्ति भाव से सुनना तो मतलब ठीक है, अच्छी बात है। परंतु अगर कोई व्यक्ति एट लीस्ट मैंने जब ये कथा सुनी थी तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर आए थे। अगर इसको कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे और उसको एक बार थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करे, तो कुछ सवाल दिमाग में आते हैं। जैसे कि चंद्रमा हम जानते हैं कि चंद्रमा एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है, एक रॉक का एक नेचुरल सैटेलाइट है और हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, हम चंद्रमा को देवता बोलते हैं क्योंकि चंद्रमा का जो लाइफ इवोल्यूशन से काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान और प्रभाव है। जैसे कि अगर हमारे कोई फ्रेंड्स जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, जैसे कि अगर मुंबई या चेन्नई में रहते हैं, तो वो जानते होंगे कि वहाँ पे वार्निंग आती होगी इस टाइम पे बीच में ना जाएँ, हाई टाइड, लो टाइड रहेगा। एनीवे तो चंद्रमा एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो एक उपग्रह का विवाह कोई क्यों करेगा? पहला सवाल तो ये है। और दूसरी बात अगर कर रहा है तो एक एक 27 अपनी 27 बेटियों का विवाह एक से ही क्यों करेगा? एक ये चीज़ है। उसके बाद हमें एक चीज़ जो कहानियों से समझ नहीं आती है, वो ये है कि चंद्रमा को एक स्त्री से अधिक प्रेम क्यों था? और वो स्त्री रोहिणी ही क्यों थी? क्योंकि अगर हम स्टोरी में जाएँ तो कहीं भी हमें हमेशा ये मिलेगा कि रोहिणी से अधिक प्रेम था, बट हम यही कहीं नहीं लिखा है कि अधिक प्रेम क्यों था। तो रियलिटी में ये एक स्टोरी है जो एक बहुत ही अमेजिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन को एनकोड करती है। तो सबसे पहले तो जो 15 दिन क्षय और 15 दिन उदय होने वाली चीज़ है, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष या की बात हो रही है या इंग्लिश में बोलें तो ये मून के वेनिंग और वैक्सिंग की बात हो रही है। परंतु इससे अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि रोहिणी से अधिक प्रेम क्यों था। तो इस कहानी को हम थोड़ी-सी और गहराई में जाके समझने का प्रयास करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स समझे थे।
जैसे कि नक्षत्र सिस्टम का जन्म कैसे हुआ था और इक्लिप्टिक प्लेन क्या होता है। तो शॉर्ट में अगर देखें तो मून के जो 27 दिन के घर को चिन्हित करने के लिए जिन तारों का सहारा लिया गया था, वही चंद्रमा की पत्नियां हैं और नक्षत्र नक्षत्र सिस्टम भी वहीं से जन्म लेते हैं। और अर्थ जिस प्लेन में सूर्य का चक्कर काटता है वो इक्लिप्टिक प्लेन होता है। अगर आप और डिटेल में इसको जानना चाहते हैं तो ऊपर एक लिंक आया होगा, उस पे आप क्लिक करके मेरे पिछले वीडियो में जा सकते हैं और उसके डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे वो एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि वहां पे किस पॉइंट पे कौन सा मैंने ऑब्जर्वेशन समझाया है, तब वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली आप वहां जाके उस स्टोरी को आप देख के समझ सकते हैं। तो ये जो 27 घर होते हैं उनको आज के टाइम में हम लूनर मैंशन कहते हैं। और ये वो जो 27 तारे हैं जिनको हम चंद्रमा की 27 पत्नियां कहते हैं, वो हर एक तारा या हर एक पत्नी वो एक एक घर में रहती है। तो अच्छा, और पिछले वीडियो में हमने ये भी जाना था कि जो लूनर प्लेन है, मतलब जो मून जो है, जो अर्थ का जो चक्कर काटता है, वो इक्लिप्टिक से 5 डिग्री के एंगल पे है। तो ये भी आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और ये एक जो मैं उसके लिए आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, एक क्लिप है, वो आप शायद उससे समझ जाएंगे। तो 5 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो जो अब स्टार्स जितने तारे हैं वो सब तो बहुत दूर है, लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे हैं। और कंपैरेटिवली मून तो काफी करीब है। तो अगर हम अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम अर्थ से देखें, तो सारे तारे जितने स्टार्स हैं वो हमें मून के पीछे दिखते हैं, बैकड्रॉप में दिखते हैं, ठीक है। तो जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कोई स्टार है, मीटियोर है, कोई ग्रह है, कोई धूमकेतु है, अगर और भी है, तो ऐसे जो भी है वो इक्लिप्टिक से अगर 3 से 5 डिग्री के एंगल बनाते हैं, तो चंद्रमा जब उनसे उनके पास जाता है या चंद्रमा के जब वो रास्ते में आते हैं, तो वो मून उनके सामने से कई बार जाते हैं, या तो उनके बहुत करीब से जाते हैं या तो उनके ऊपर से जाते हैं, तो पूरा ढक के निकल जाते हैं। इस पूरी फेनोमेना को हम लूनर ऑकल्टेशन कहते हैं। तो जैसे कि आप इस वीडियो पे देखिए, यहाँ पे एक स्टार है, उस वो स्टार का नाम ऑल्डेबरॉन है। सो वो मून के पीछे देखिए कैसे छिप जा रहा है और लगभग 1 घंटे बाद दूसरी तरफ से निकल जाएगा। तो ये जो ऑल्डेबरॉन है, ये एक ऐसा तारा है जो लगभग 5 से 6 साल में 45 से 50 बार मून के साथ लूनर ऑकल्टेशन होता है। मतलब मून उसके ऊपर से 45 से 50 बार उसके ऊपर से निकलता है। तो और ये जो तारा ऑल्डेबरॉन है, हमारे नक्षत्र सिस्टम का हिस्सा है और इसी तारे को हम रोहिणी के नाम से जानते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप कुछ सेकंड पॉज़ करके इस चीज़ को एप्रिशिएट करें, इस स्टोरी की ग्रैंडियर को। तो ये जो पूरी कथा है कि चंद्रमा की 27 स्त्रियों से विवाह हुआ, रोहिणी से अधिक प्रेम था और भी, तो ये एक्चुअली में जैसा था वो एक कोई कहानी नहीं है सिर्फ, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है, लूनर अकल्टेशन, जिसको एनकोड करती है। तो मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे एक सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए एक टेरेस्ट्रियल रिलेशन में बना के एक कहानी का निर्माण किया है, ताकि यह ज्ञान आगे बढ़ता रहे और जिन लोगों को जिनको विज्ञान में रुचि है वो इस कहानी को पढ़ के इसके अंदर के रहस्य को समझ के सुलझा सके। सो इस कथा में छिपे रहस्य से एक बात तो हमें समझ में आती है कि अगर एक कथा में ऐसे इतने ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशंस छुपे हैं, तो हमारे पुराण और ग्रंथों तो कथाओं से भरे हुए हैं और हजारों साल पहले लिखे गए हैं। तो हजारों साल पहले इसमें और कैसे-कैसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस छुपे होंगे जिन जो हमें पता ही नहीं है। और कितना सारा ज्ञान का भंडार है ये, जो बस रखा हुआ है, वेट कर रहा है हम लोगों के लिए कि हम लोग आएँ, समझें और उसको अनरैवल करें। ज़रूरत है तो बस तपस्या की और दैवीय कृपा की कि हम लोगों को उस चीज़ को समझने के लिए प्रेरित करेगी। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ़ एक ही कथा है। इसको डाइजेस्ट होने को थोड़ा टाइम लगता है। मुझे एक्चुअली एटलीस्ट मुझे तो बहुत लगा था, समझने के लिए कि इस जो कथा मैंने बहुत पहले से सुनी थी वो एक्चुअली में एक
ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन को बता रही है जो मैंने पैरेलली कहीं पढ़ा था और कैसे वो कनेक्ट हो गई और इट्स अमेजिंग। चलिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ रोचक कथाओं के साथ, ऐसे ही कुछ तथ्य से अवगत कराने के लिए, रहस्य से पर्दा उठाने के लिए। तो ग्रंथों को पढ़ते रहिए, मिस्ट्रीज को अनरावल करते रहिए। जय श्री राम।